सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉन्टिनम आईआईटी। अभी पिछले लेक्चर में मैं एक क्वेश्चन शायद लास्ट में हम छोड़ के गए थे यहाँ पे। ठीक है, बात क्या हो रही थी, एक बार छोटा सा एक रिकैप लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात क्या हुई थी कि फाइनाइट, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, ये दोनों सेट हमारे कैसे हैं, फाइनाइट हैं। तो फाइनाइट के केस में अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में क्या था, बी हमारा क्या था, सबसेट था ए का। ठीक है, प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर हो, देखो यहाँ पे ये जो सिंबल है इसकी भी मैं बात करते चल रहा हूँ। ये सिंबल है किसका, प्रॉपर कंटेनमेंट का। मतलब अगर जो मैंने चीज़ें यहाँ लिखी और कुछ चीज़ मैं यहाँ लिखा, एक सेट में यहाँ लिखूंगा, एक सेट में यहाँ लिखूंगा, तो ये जो सेट है ये सुपर सेट है इस बी सेट का। या तो आप इन द इनवर्स सेंस ये कहो कि बी क्या है, सबसेट है ए का। ठीक है, आइदर यू कैन से दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए और दैट ए कंटेन्स बी। ठीक है ना, ये बोथ साइड में आपको इंट्यूशन दे के चल रहा हूँ और इसी तरह आपको सोचना है। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ तो इट मीन्स कि बी कैन बी इक्वल टू ए ऑल्सो। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ये क्रॉस कर दूँ तो इट मीन्स कि बी कैन नॉट बी इक्वल टू ए, इट कैन बी प्रॉपर, मतलब वो प्रॉपर कंटेनमेंट होगा बी का ए में। ठीक है, तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि बी सबसेट है ए का इन द केस ऑफ फाइनाइट सेट्स, तो कार्डिनलिटी ऑफ बी विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए। यस, इट्स ट्रू, बिकॉज फाइनाइट सेट्स के जो कार्डिनलिटी है वो नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स से आ रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में अगर आ रहे हैं तो सबसे छोटा सेट क्या हो सकता है हमारा, सबसे जो स्मॉलेस्ट सेट हो सकता है वो 5 हो सकता है। ठीक है, फिर सारे हमारे सिंगल्टन सेट्स आ जाएंगे जिनकी कार्डिनलिटी क्या होगी, 1 होगी, वेर ए कैन बी एनीथिंग, ए कोई भी हो, एक ऑब्जेक्ट होगा। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 0, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 1। ऐसे ही हम आगे चलते जाएंगे, आप इसमें 2 एलिमेंट रख दो, इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 2, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये चलता जाएगा। ठीक है, तो ये जो कार्डिनलिटी वाली जो थ्योरी है, जो हम कार्डिनलिटी निकालते हैं, ये फाइनाइट के केस में तो चलो ठीक है, फाइन है, ये फॉलो करती है हमारी लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। मतलब कि दो नंबर्स हैं तो लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी क्या कहता है, मैं छोटा सा चीज़ बताता हूँ आपको। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, ठीक है, एक छोटी सी चीज़ है, नाम बड़ा फैंसी सा है, बट कोई मतलब बहुत एक्सियम टाइप की चीज़ है, मतलब। ठीक है, ये आपको बताई नहीं जाती है, बट आप ऐसे ही यूज टू हो इससे। जैसे मैं कोई भी आपको दो रियल नंबर दूं, ए एंड बी, ठीक है, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये ए और बी में रिलेशन क्या हो सकता है, देखो यही ऑप्शंस ही होंगे आपके पास और यही पता चलेगा आपको कि ट्राइकोटोमी क्यों नाम है इसका। आइदर ए कैन बी इक्वल टू बी, ए कैन बी ग्रेटर देन बी, और ए कैन बी लेस देन बी। इक्वल टू तो हम लोग पहले ही ले लिया है, तो पहला तो ऑप्शन ये होता है, दूसरा ऑप्शन ये होता है, तीसरा ऑप्शन यही होता है, और यही तीनों ऑप्शन ही होते हैं और कोई चौथा ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, तो अब ये जो इक्वल टू साइन लगा है यहाँ पे, इक्वल टू की वो है बीच में इक्वलिटी, यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे लेस देन है। ठीक है, तो अगर हम किसी सेट की कार्डिनलिटी नेचुरल नंबर्स में दे रहे हैं, आप एक बात समझो, कोई भी सेट है उसकी कार्डिनलिटी जो होगी, कार्डिनलिटी ऑफ एनी सेट एस विल बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कह देते हैं, इफ एस इज नॉट इक्वल टू, सॉरी, एस इज नॉट इक्वल टू 5। ये बात नोट करने वाली है, आप थोड़ा समझो इस बात को, बस 1 मिनट। ठीक है, अगर कोई भी सेट है वो नॉन एम्प्टी है तो उसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो हमेशा नेचुरल नंबर से आएगी। ठीक है, तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि दो सेट्स की कार्डिनलिटी सेम होगी, तो क्या हम उसे सेम बोल सकते हैं, बात समझो, ये क्या क्वेश्चन लीड कर रहा है। अब मैं बिल्डअप कर रहा हूँ यहाँ से चीज़ें कि अब मैं कैसे बात करूँगा, इक्वल सेट्स की क्या होगी, इक्वलिटी सेट्स की कंटेनमेंट क्या होगी। ठीक है, वो सारी चीज़ें अब हम बिल्डअप करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, ये वही मैं क्वेश्चन ही डिस्क्राइब कर रहा हूँ, बट एक राउंड अबाउट, मतलब थोड़ा वो ले रहा हूँ मैं पाथ, ताकि कुछ ब्रॉडर एस्पेक्ट्स हम कवर कर पाएँ और फिर उसके बाद मैं इसका आंसर दे दूँ आपको। ठीक है, तो जो कार्डिनलिटी होगी इसकी,
अगर वो नॉन एम्प्टी है तो वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगी। तो मैं क्या एक सेट ए है अगर, तो मैं कब कहूँगा कि वो बी के बराबर है? सिर्फ यही एक क्राइटेरिया होगा क्या कि अगर कार्डिनैलिटी ऑफ ए इक्वल टू, सॉरी, कार्डिनैलिटी ऑफ बी हो जाए तो बस ठीक है? क्या सेट्स बराबर हैं, इक्वल हैं? इक्वल सेट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, इक्वल सेट्स की बात हो रही है अब। तो ये कार्डिनैलिटी लीड करता है हमारी इक्वलिटी ऑफ सेट्स पे। बट अगर दो सेट्स हैं आपके पास ए, उनके पास मान लो एलिमेंट्स हैं A1, A2, A3, A4 डॉट 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 अप टू AN, अप टू AN, ठीक है, और मेरे पास जो बी सेट है B1, सॉरी मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, B2, B3, एक मिनट, थोड़ा ये नेट में प्रॉब्लम है क्या? चलिए कोई नहीं, B4, BN। चलो ठीक है, मैं कह दिया कि ये इस चीज़ पे बात कर रहा हूँ मैं कि क्या कार्डिनैलिटी सेम होगी तो हम कह देंगे क्या कि दोनों सेट सेम है हमारे, ठीक है, इक्वल हैं। तो बात क्या हुई थी कि चलो मैंने यहाँ पे कितने टर्म्स हैं कार्डिनैलिटी ऑफ ए, फटाफट देखिए, ये क्या है 1 2, ये इंडक्शन की है, मैंने बताया था, ये जो ए आईज हैं वेयर आई कम्स फ्रॉम सम इंडेक्सिंग सेट आई, यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है ये आई, आई क्या है, नेचुरल नंबर, यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 से शुरू हो रहा है, ये आई रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी कह दो आप, ठीक है, 1 टू इन्फिनिटी एंड द स्मॉलेस्ट इन्फिनिटी, इसीलिए इसको इन्फिनिटी लिखते हैं, एंड देन अदर इन्फिनिटीज़ को हम कुछ और डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये जो n है हमारा, ये दोनों केस में तो सेम है, बट क्या एलिमेंट सेम है? यहाँ पे देखो आप A1 है, यहाँ पे क्या है, B1 है, एंड देन ये मैं ये भी कह रहा हूँ, एक कंडीशन और मैंने इम्पोज कर दी, ए आई इज नॉट इक्वल टू बी आई वेयर आई बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वेयर आई बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो एक बात बताइए मेरे को, जब हम सबसेट भी देख रहे थे तो उसमें कंटेनमेंट की बात आ रही थी, सबसेट हम कब कहेंगे, B इज अ सबसेट ऑफ A इफ, एक मिनट, ये नेट काफ़ी परेशान कर रहा है हमें, वंस फॉर ऑल इसको रिजॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ओके फाइन, ठीक है, सॉरी। तो सबसेट की बात जब हो रही थी तो इफ़ B इज़ अ सबसेट ऑफ A, ठीक है, इफ़ X belonging to B implies that X belongs to A, अगर कोई एक एलिमेंट है वो इसमें बिलोंग करे B में, तो ये इम्प्लाई करेगा कि जो वो एलिमेंट जो B में बिलोंग कर रहा था वो A में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तो क्या ये चीज़ यहाँ पे हो रही है? भाई ये एलिमेंट तो है ही नहीं ना इसमें, तो ये सबसेट, ये एक तरह से तो सारे एलिमेंट भी तो सबसेट ही होते हैं, अगर ये सिंगल सिंगल एलिमेंट आप ले लो, जैसे मैं A को ही ऐसे करली ब्रेसेस में रख दूँ, तो क्या दिस करली ब्रेस A इज नॉट अ सबसेट ऑफ A? यस इंडीड, ये है सबसेट, इसका सिंगलटन सबसेट है इसका। तो B तो इसमें है ही नहीं, B2 भी नहीं है, B3 भी नहीं है, ना A3 B में है, दोनों में कार्डिनैलिटी तो सेम है, देख रहे हो आप, मतलब ये सफिशिएंट क्राइटेरिया नहीं है दो सेट्स के इक्वल होने के लिए कि कार्डिनैलिटी ही सेम हो, नहीं ठीक है कार्डिनैलिटी तो सेम है, बट जो एलिमेंट्स उसके अंदर हैं वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, दैट A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A। एक्सक्यूज मी, ये बार बार नेट क्यों परेशान कर रहा है? मैं चलिए कोई नहीं, देखते हैं। A is contained in B, A is a subset of B and B is a subset of A, बात समझो आप, then this will imply that the set A is equals to B।
ठीक है, तब हम क्या कहेंगे कि ये दो सेट्स क्या हैं, इक्वल हैं, इक्वल सेट्स। ठीक है, तो मैंने बोला क्या अभी कि ये मतलब दोनों साइड से ये इम्प्लाई करे, ये जो चीज़ थी ये कंटेनमेंट वाली, तब हम कहेंगे कि दोनों सेट इक्वल हैं। मैं बोलूँ x बिलोंगिंग टू a, ये इम्प्लाई करे सॉरी थोड़ा वो नेटवर्क, थोड़ी टेक्निकल ग्लिच आ रही है बीच में, नेटवर्क का इशू है। ठीक है, कोई नहीं, हम देखते हैं अपना पोर्शन। हाँ, अगर x बिलोंग कर रहा है a में, ये इम्प्लाई करे कि x बिलोंग करेगा b में भी। एंड ये मैथमेटिकल लॉजिक में हम पढ़ेंगे, मतलब ये इसके साथ ये भी होना ज़रूरी है, मतलब ये और स्टेटमेंट नहीं है, ये एंड स्टेटमेंट है। ठीक है, मैं इसको और मैथमेटिकल सेंस में लिखना चाहूँ ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एंड। ठीक है, एंड x बिलोंग टू b इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a। अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं, मतलब दोनों साइड इम्प्लीकेशंस होंगे, ठीक है ना, टू साइडेड इम्प्लीकेशन अगर होगा, x जो बिलोंग कर रहा है a में वो b में भी बिलोंग करे, ये इम्प्लाई करे, और अगर x b में बिलोंग कर रहा है तो ये इम्प्लाई करे कि x जो b में बिलोंग कर रहा है वो a में भी बिलोंग करे। देन वी विल से कि a और b इक्वल हैं। जैसे मैं कहूँ सेट a 1 2 3, और मैं सेट b ले लूँ 3 2 1, सो यस वी हैव टू इक्वल सेट्स हियर, a इक्वल्स टू b, बिकॉज ये सिंपल सी चीज़ है, बट ऑर्डर डजेंट मैटर। हमने कहीं ये नहीं, मैंने स्पेसिफिकली बोला कि ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, इट कैन बी इन एनी ऑर्डर, मतलब सेपरेटेड बाई कॉमा एंड इन करली ब्रेस। ठीक है, तो देखो 1 है इसमें, 1 इसमें भी है। a में जो x है वो इम्प्लाई क्या कर रहा है कि b में भी x है, वो जैसे 1 a में था 1 b में भी है, 2 a में है 2 b में भी है, 3 a में है 3 b में ही है, और दोनों में दिख रहा है हमें, चूंकि यहाँ पे दिख रहा है हमें, देन वी कैन से एग्जैक्टली देख के ही कि नहीं ठीक है a इज इक्वल टू b। बट जहाँ हमें नहीं दिखेगा अलजेब्रिकली, मेरी बात समझिए आप, जहाँ पे अलजेब्राइक इंट्यूशन ही अवेलेबल होगा, जहाँ पे सिर्फ अलजेब्राइक इंट्यूशन ही अवेलेबल होगा, अवेलेबल, वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे मैथमेटिक्स ही काम आएगी। मैथमेटिक्स ये लगाना पड़ेगा आपको, एंड सॉरी b इज अ सबसेट ऑफ a, इफ a इज अ सबसेट ऑफ b, ये हम चेक कर सकते हैं, तो ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या b भी इस a का सबसेट है। अगर ऐसा हो जाए कि a के सारे एलिमेंट्स b में हो जाएं और b के सारे एलिमेंट्स a हो जाएं, तो इट्स अ टाइप ऑफ मेथड टू प्रूव कि दो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट कब सेम है। और ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब आगे अगर आप देखोगे मैथमेटिक्स के एरिया में या फिर फिज़िक्स के एरिया में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और काफ़ी सारे प्रूफ्स में यूज़ होगा, और हम भी यूज़ करते जाएंगे इसको थ्रू आउट। ठीक है, फंक्शंस में, रिलेशंस में, देन कैलकुलस में बहुत जगह यूज़ होगा इनके। ठीक है ना, तो ये चीज़ बड़ी ध्यान देने वाली है कि कब हम कहेंगे कि दो सेट्स इक्वल हैं। तो एक बार फॉर्मली इसका डेफिनीशन हम जॉट डाउन कर लेते हैं ऑफ इक्वल सेट्स। ठीक है, इफ a is a subset of b and b is a subset of a, then it implies that a is equal to b। ये अगर दिख रहा है सामने आपके सेट्स हैं, देखो आप सेट्स ना दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, ये तो पता ही होगा, छोटी सी चीज़ है। मैं साइड में इसको डिनोट कर दे रहा हूँ, छोटी चीज़ है, बट हम सारे चीज़ें देखते हुए चलेंगे एकदम फंडामेंटल लेवल से, कोई रश नहीं है हमें। ठीक है, बट हर चीज़ें बिल्ड अप करते हुए चलेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ धीमे धीमे ही समझेंगे, बट हर चीज़ समझेंगे। ठीक है, ताकि कहीं हमें प्रॉब्लम ना हो जब हम क्वेश्चंस में आए। ठीक है, क्वेश्चंस हमें मतलब दिखने लगे कि नहीं क्या है कैसे है। ठीक है ना, तो उस लेवल तक पहले हम थ्योरी ही अपनी बिल्डअप कर लेंगे, एंड देन वी विल जंप ऑन टू, मतलब ईच टॉपिक जैसे जैसे ख़त्म होंगे हमारे, हम काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू आईआईटी, एंड देन
मतलब बहुत अच्छे अच्छे बेसिक्स क्वेश्चंस, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं ना, हम एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं इसे, ठीक है ना, क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। हर छोटी चीज़ें देखिए ना बहुत डिटेल में समझनी चाहिए, क्योंकि उसको बहुत जल्दी में इंसान वो कर देता है, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं, पढ़ लिया रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये तो क्लास 4 में क्लास 5 में सिखाया जाता है, नहीं ठीक है। ये चीज़ें आपको एक बार रिविजिट ज़रूर करना चाहिए। पाथ ऐसा हो, आप समझ रहे हो कि मतलब ये देखो ये ऐसे रास्ता है मान लो, ठीक है। आपने स्टार्ट यहाँ से किया और एंड यहाँ है मान लो, और यही आईआईटी है, यही क्या है, आईआईटी एडवांस का एग्ज़ाम है एंड पे। क्योंकि देखो अगर आप मेरे मेरे लेक्चर्स देख रहे हो एंड देन आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यही सिंपल गोल होना चाहिए कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है और एंडिंग पॉइंट ये है, ठीक है। मैं बस एक ब्रीफ चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे, तो होगा क्या ना, देखो आप कि यहाँ से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊँ, ठीक है, तो पाथ आपको ये वाला तो मिलेगा ही नहीं फॉर श्योर, ठीक है। बहुत सारे बीच में ये जो मैथमेटिक्स, मैं सिर्फ मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ आईआईटी मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, यहाँ पे आपका आईआईटी एग्ज़ाम वेट कर रहा है एडवांस का, तो आप अगर पेशेंटली ये वाला पाथ फॉलो करोगे ना, तो इट विल बी वेरी मतलब बहुत स्लो आपको लगेगा, कभी अप्स आएंगे कभी डाउन्स आएंगे, फिर यहाँ पे आपको थ्योरम मिल जाएगा, यहाँ पे देखो अभी आपने स्टार्ट किया कॉन्टिनम हाइपोथेसिस मिल गया, फिर आप आगे जाओगे यहाँ पे कुछ हम थ्योरी बिल्डअप करेंगे, यहाँ पे आपको रिलेशंस मिलेंगे और कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा सेट्स का, फिर आप यहाँ पे आओगे तो आपको फंक्शंस मिलेंगे, फिर यहाँ पे डोमेन मिलेगा, फिर रेंज मिलेगा एंड देन मेनी मोर थिंग्स। फिर यहाँ पे आओगे आप तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम मिल जाएगा आईवीटी, फिर यहाँ पे रोल्स थ्योरम मिल जाएगा, फिर लैग्रांजेस, तो ऐसे हम बिल्डअप करते जाएंगे ये चीज़ें, ठीक है। तो जब आपका ये पाथ क्लियर होगा ना, ये देखो ये जो कर्वी पाथ है, चलो मैं ये नहीं कह रहा बहुत स्ट्रेट पाथ है, आपको सब कुछ ईजिली अवेलेबल है, बट मैं कह रहा हूँ ये जो कर्वी पाथ है ना, यही आपका अगर क्लियर रहेगा तो कम से कम आप यहाँ से यहाँ पे तुरंत रिविजिट तो कर सकते हो, आपके पास एक माइंड मैप में रहेगा, मतलब जैसे आप पढ़े रहोगे, नहीं ठीक है, मेरे को ये ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ फंक्शन की ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ आईवीटी की ज़रूरत पड़ रही है, रूट थ्योरम की ज़रूरत पड़ रही है, लैग्रांजेस की, अरे ये डेफिनेट इंटीग्रल की ज़रूरत है हमें, यहाँ पे फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो सब कुछ आपको एक पैकेज में ईजिली अवेलेबल हो। तो वो एक क्रोनोलॉजी में अगर आप चीज़ें विजिट करते जाओगे ना, तो उसको रीविजिट करने में भी आपको ईजी होगा, मतलब इस टॉपिक से इस टॉपिक पे जाना, इस टॉपिक से इस टॉपिक पे जाना, आप इजीली रिकवर कर सकते हो अपने माइंड में, ठीक है। क्योंकि काफ़ी हरकुलियन टास्क है ये, बट पेशेंटली ये मतलब अचीव किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि ये जो रोस्टर फॉर्म है ये बड़ा एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन है, हम बस करली ब्रेस बनाएंगे, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके अंदर बस एलिमेंट एक्सप्लिसिटली हम दो ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे, A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, अगर कार्डिनलिटी R है तो आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कोई, ठीक है, सॉरी। तो ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं हम, सेट बिल्डर फॉर्म में ये रोस्टर्स हैं, रोस्टर्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स हमने रिप्रेजेंट कर दिए वो रोस्टर फॉर्म हो गया। सेट बिल्डर में हम क्या करते हैं, हम बताते हैं कि x बिलोंग तो कर रहा है सेट में, बट x है क्या, तो प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ x हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे मैं कहूँ कि A इज अ सेट कंटेनिंग x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब वो सारे x वेयर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, चलो मैं ये भी दे दिया आपको, तो वो सारे रियल नंबर्स जो 2 से बड़े हैं वो इस सेट में लिखिए। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग, मतलब ये तो इन्फाइनाइट सेट है ना, तो इसको रोस्टर फॉर्म में तो लिख भी नहीं सकते, तो इसके लिए बना है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दो फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं ये यहाँ से बताना ये चाह रहा था, ये छोटी सी चीज़ मैंने बताई किस लिए, छोटी सी बताई मैंने इसलिए कि अगर रोस्टर फॉर्म में दिया है आपको कोई भी सेट, तो वो तो आपको दिख रहा होगा, ये एक सेट है ये दूसरा सेट है, चेक कर लो आप, इसको देख लो कार्डिनलिटी सेम है और क्या एलिमेंट सेम है, तो बोल दो हाँ दोनों सेट्स इक्वल हैं, जैसे हमें दिख रहा है, मैं यहाँ लिखूँ 1 2 2 1, ये मैंने एक्सप्लिसिटली लिख दिया दो सेट्स, और आपको दिख भी रहा है कि नहीं एग्जैक्टली ये दोनों सेम सेट है। बट सेट बिल्डर फॉर्म में अगर दे दिया, बहुत अच्छे से दे दिया, घुमा के दे दिया,
कुछ फंक्शंस बना के दे दिया, कुछ ये बना के दे दिया, तो आपको इंट्यूशन नहीं मिल पाएगा उस टाइम ऑफ, अरे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो उस टाइम आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, ये ए इज सबसेट ऑफ बी चेक करना पड़ेगा, एक एलिमेंट ए का लेके कि क्या वो बी में बिलोंग कर रहा है, और एक रैंडम बी के एलिमेंट को लेके चेक करना पड़ेगा क्या वो ए में बिलोंग कर रहा है। अगर ये दोनों चीज़ें हो रही हैं देन वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये तो हो गई इक्वलिटी ऑफ सेट्स, और इन्हीं को हम कहते हैं जिनकी कार्डिनैलिटी सेम होती है उनको हम कह देते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, इक्वल सेट्स तभी कहेंगे जब कार्डिनैलिटी भी सेम हो और कंटेनमेंट भी दोनों का हो आपस में। ठीक है, बट इक्विवेलेंट सेट उनको कहेंगे जिनकी कार्डिनैलिटी सेम हो सिर्फ। बात समझ में आ रही है आप लोग को? ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट वो होंगी जिनकी कार्डिनैलिटी सेम होगी। इक्विवेलेंट सेट्स वो सारे सेट्स ए जो इक्विवेलेंट होते हैं, इक्विवेलेंट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा अभी, वो सारे सेट जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से इक्विवेलेंट होते हैं उनकी कार्डिनैलिटी क्या होती है? कार्डिनैलिटी क्या होती है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ठीक है, अब ये जो इनफाइनाइट होती है ये सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी होती है, ये मैं बताया हूँ आपको। ठीक है, और इसी कार्डिनैलिटी वाले जितनी भी सेट्स हैं, फैमिली ऑफ सेट्स, अगर वो सारे सेट्स को मैं एक सेट के अंदर खुद ही रख दूँ तो उनको हम क्या कहेंगे कि वो काउंटेबल सेट्स हैं, वो सारे के सारे जो उस सेट के अंदर हैं। काउंटेबल सेट्स, उनको हम गिन सकते हैं, क्योंकि काउंटिंग में किसका यूज़ होता है? नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स का यूज़ होता है ना भाई, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ये चलता रहेगा। बोलने का मतलब ये है कि ये काउंटिंग नंबर्स क्यों कहते हैं इन्हें? ये काउंटिंग नंबर्स हैं, इन्हीं को नेचुरल नंबर हम मॉडर्न वे में मैथमेटिक्स के टर्म्स में कहते हैं। बट ये सोचने वाली बात है कि काउंटिंग नंबर्स ये क्यों हैं। मैं बोल रहा हूँ कि एक बैग में कोई चीज़ें हैं, कुछ गिनती की चीज़ें हैं, अरे वो कुछ भी हो सकती हैं। मैं बोल रहा हूँ वो टॉय है एक, ठीक है, एक एप्पल है, ठीक है, एक बॉल है, एक बुक मान लो आप, एक बुक है, एक बॉक्स है, कुछ भी। तो ये सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट हमारे, एक्चुअली नेट में बहुत प्रॉब्लम आ रही है शायद। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मैं बोलूँ कि इनको काउंट करो आप, काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द बैग। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आप क्या करोगे, किसका सहारा लोगे? इसी का यूज़ करोगे आप, काउंटिंग नंबर्स का। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट होगा तो एक से एसोसिएट हो जाएगा, अगर दो ऑब्जेक्ट होंगे तो नंबर 2 से एसोसिएट हो जाएगा वो, 3 ऑब्जेक्ट्स होंगे तो नंबर 3 से एसोसिएट हो जाएगा, और 4 ऑब्जेक्ट्स होंगे तो अप टू 4 एसोसिएट हो जाएगा वो। तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो ऐसे ही काउंटिंग यूज़ होता है, तो उसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यूज़ होते हैं। तो अब आते हैं उस क्वेश्चंस पे। हमने ये जो थ्योरी बिल्डअप की है, आप देखिए ये जो क्वेश्चन मैं छोड़ के गया था आपके लिए पिछले लेक्चर्स में कि क्या होता है जब केस इन्फानाइट होता है। अब देखो, अब मैं बताता हूँ आपको। देखो आप, मैं ले लेता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सॉरी मैं ले लेता हूँ सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ। और मैं ले लेता हूँ 2z। 2z मतलब कि मैंने सारे इंटीजर्स में इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 तो 0 ही रह जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? प्लस माइनस 2। एक्चुअली एक मिनट, ठीक है, सॉरी फॉर द डिले हो रहा है जो, बट ठीक है। तो 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ये भी कहाँ चलता रहेगा, और ऐसे ही नेट वो होता रहेगा। तो सॉरी, शायद मेरे को
चेक करना पड़े एक बार, बट कोई बात नहीं, देखते हैं हम। तो ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स लिया मैंने, और सेट ऑफ ये इवन इंटीजर्स कह सकते हैं इसे, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, कुछ नहीं है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स हैं। मैंने सारे इवन इंटीजर्स ले लिए। अब एक बात मेरे को बताइए आप, कि ये जो कार्डिनलिटी है सेट ऑफ इंटीजर्स की, ये क्या है, इन्फानाइट है, दिख रहा है आपको कि ये कभी नेवर एंडिंग, ये तो चलते ही जाएंगे, कभी नहीं ख़त्म होंगे ना। आप तो कोई भी मैं कोई एक बोलूँ इंटीजर, आप उससे एक अगला इंटीजर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज़ इस पर भी लागू होती है। सेट ऑफ इवन जो इंटीजर्स हैं, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, उनकी भी कार्डिनलिटी क्या है, इन्फानाइट, बिकॉज देर आर इन्फानाइट नंबर ऑफ इवन इंटीजर्स। आप कोई भी एक इंटीजर तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा, बल्कि उससे बड़ा ही बनेगा, मतलब उसके आगे ही बनेगा, ठीक है। जैसे मैं 2 दे दूँ, 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, 4 मिल जाएगा हमें, इवन नंबर। इसमें 2 का कर दूँ मेरे को 8 मिल जाएगा, इसमें 2 का कर दूँ मेरे को 16 मिल जाएगा। तो इट्स ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स की भी कार्डिनलिटी क्या है, इन्फानाइट है। तो अब देखो ये चीज़ बहुत ही अभी आपको वो लग रही होगी, बट देखो ये कितनी फंडामेंटल होने वाली है अभी, कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जो 2z है वो प्रॉपर है z में कंटेन्ड है। आप ये चीज़ देखो, बट दोनों की कार्डिनलिटी क्या है, देखो यहाँ पे सेम है, दोनों इन्फानाइट हैं। बट देखो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ प्रॉपर कंटेनमेंट है, क्योंकि देखो 1 है क्या इसमें, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू 2z, बट सॉरी ये थोड़ा आज नेट भी ना इशू है थोड़ा आज, तो कोई नहीं, देखते हैं हम आगे। 1 आप देखो 2z में नहीं है, बट एट द सेम टाइम 1 बिलोंग्स टू z। तो इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट हैं जो इसमें नहीं है, मतलब इसमें हैं, बट फिर भी देखो इसकी कार्डिनलिटी क्या है, इन दोनों सेट्स की सेम है। तो आप जो देख रहे हो, जो फाइनाइट के केस में जो हमने थ्योरी बिल्डअप की थी, वो इनफाइनाइट के केस में फेल हो रही है। मतलब ये इम्प्लाई इस केस में नहीं करेगा, इनफाइनाइट के केस में, इन इनफाइनाइट केस इन इनफाइनाइट केस ये नहीं इम्प्लाई करेगा कि इफ ये नहीं इम्प्लाई करेगा। बस मैं ये टॉपिक ख़त्म कर लूँ, देन विल स्टार्ट फ्रॉम अनदर लेक्चर, ठीक है। इफ ए एंड बी आर इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है, आर infinite sets. If A and B are infinite sets, then suppose if B is a subset of A, B is a proper subset of A, then it doesn't imply that cardinality of B will be strictly less than cardinality of A. कहने का मतलब ये है कि फाइनाइट के केस में अगर कोई भी सेट है, उसका आपने सबसेट ले लिया, तो उसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो इससे तो छोटी ही होगी, ठीक है। बट अगर ये फाइनाइट के केस में है, बट अगर यही सेट हम इनफाइनाइट ले लें तो ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी चीज़ें। हमको एक सबसेट, हमको बी अगर एक प्रॉपर सबसेट है ए का, मैं यहाँ पे प्रॉपर भी ले लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इम्प्रॉपर भी ले लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर 2 इनफाइनाइट सेट्स लूँ बी, और बी क्या हो, सबसेट हो ए का, तो ये मैं नहीं कह सकता कि जो इनकी कार्डिनलिटी होगी इस केस में क्या होगा, बी स्ट्रिक्टली लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ ए। बट इस केस में हम नहीं कह सकते, इन इनफाइनाइट केस वी कैन नॉट से दैट कार्डिनलिटी ऑफ बी विल बी लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ ए, वी कैन नॉट से, ठीक है। सो विद दिस थिंग वी विल फिनिश दिस लेक्चर, ठीक है। विल मीट इन ऑन विथ फ्रेश टॉपिक, और इसी चीज़ को हम एक्सटेंड करेंगे आगे। और आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि क्यों इनफाइनाइट के केस में ये जो कार्डिनलिटी वाली चीज़ थी ये फेल हो रही है, और इन फाइनाइट के केस में ये चीज़ सही है।
तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे एंड देन वील मूव ऑन टू आवर मतलब बेसिक क्रूज का जो क्राइटेरिया है वो फिर हम शुरू करेंगे अगले लेक्चर से। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।